Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, my today's topic is gram atomic mass and gram molecular mass. बेटा आज हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास के हवाले से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के हवाले से। उससे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है ना। तो एक यूनिट किसके बराबर होता है 1.6605 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है ना बेटा। मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम किसके बराबर होता है 1.6736 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। अगर मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इतने ग्राम्स है तो हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ यू ये वैल्यू कितना निकलता है, ठीक है ना। उस एतबार से बेटा यहाँ पे एक यूनिट किसके बराबर होगा 1.66056 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो यहाँ पे जो बेटा कन्वर्जन फैक्टर होगा, कन्वर्जन फैक्टर वो होगा किसके बराबर, it is 1 u divided by 1 unit divided by 1.66056 into 10 raised power minus 24 ग्राम, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इतने ग्राम्स हाइड्रोजन के कितने यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय कन्वर्जन फैक्टर। तो हमारे पास है 1.6736 into 10 raised power minus 24 ग्राम, ठीक है ना। इनटू कन्वर्जन फैक्टर है 1 यूनिट डिवाइडेड बाय 1.66056 into 10 raised power minus 24 ग्राम, ठीक है ना। तो बेटा ये और ये कैंसल, ग्राम और ग्राम कैंसल। 1.6736 1.6736 डिवाइड बाय 1.66056, ठीक है ना। यू आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू जो होगा इट इज 1.008 यू निकलेगा ये वैल्यू। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास निकलेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो निकला बेटा 1.008 यूनिट्स। आप 1.6736 को डिवाइड कीजिए 1.66056, तो आपका जो वैल्यू होगा 1.007 समथिंग होगा 78। तो दैट इज 1.008 यूनिट्स। तो ये जो बेटा है 1.008 यूनिट्स, ये क्या है, ये है बेटा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे बेटा ग्राम एटॉमिक मास के हवाले से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के हवाले से हम बात करेंगे। तो जो एटॉमिक मास होता है हमारा, एटॉमिक मास जो होता है बेटा हमारा दैट इज, तो पहले हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे पहले, ग्राम एटॉमिक मास। अगर हमारे पास नाइट्रोजन है तो एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे, हाँ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे बेटा। ऐसे ही हम लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, हम लिखेंगे ऑक्सीजन बेटा, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो वैल्यू कितना निकला 1.008, ठीक है ना। और अप्रोक्सीमेटली दैट इज 1 यूनिट निकला, ठीक है ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है दैट इज 14 यूनिट्स। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 यूनिट्स, ठीक है ना। जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ठीक है ना, जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इट बिकम्स, ये बन जाता है ग्राम, ये बन जाता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास, ये बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 यूनिट। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बेटा वो होगा 1 ग्राम। क्या होगा बेटा, वो होगा 1 ग्राम, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा बेटा, वो होगा बेटा 14 ग्राम, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बेटा, ऑक्सीजन कितना होगा, नाइट्रोजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा बेटा, दैट इज 16 ग्राम, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 यूनिट, लेकिन इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है 1 ग्राम। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है बेटा 14 यूनिट्स, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है बेटा 14 ग्राम, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 यूनिट्स, लेकिन इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है 16 ग्राम, ठीक है ना। तो इस एतबार से आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्या यूनिट और ग्राम बराबर है, नहीं, न्यूमेरिकली दे आर सेम बट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड ग्राम, ठीक है ना। ये आपने देखा कि 1.66056 into 10 is power minus 24 ग्राम, ठीक है ना। आपने ये देखा अभी 1.66056 into 10 is power minus 24 ग्राम, ये बन जाता है 1 यूनिट, ठीक है ना। तो इसमें से बिगर यूनिट कौन है, दैट्स यू, दैट्स यूनिफाइड मास, ठीक है ना, दैट इज यूनिफाइड मास और रिलेटिव एटॉमिक मास।
तो देखो ये है 1.66056, जब हम 1.66056 को डिवाइड करेंगे 10 इज अबाउट 24 zeros, ठीक है ना, तो उस एतबार से जो वहाँ पे वैल्यू होगा बहुत कम वैल्यू होगा, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ ग्राम वो वैल्यू बहुत कम होगा, एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट, ठीक है ना, दैट इज 1 यूनिट। तो यहाँ पे जो है ग्राम एटॉमिक मास, तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, यहाँ है ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या यूनिट और ग्राम इस एतबार से बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस है, आपने देखा, ठीक है ना। तो अब मामला क्या है, अब ये है मामला ऐसे बिल्कुल, अगर मैं लिखूंगा 10 बेटा 10 किलोमीटर लिखूंगा, और मैं लिखूंगा बेटा 10 मीटर, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू दे आर इक्वल, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे भी 10 है बेटा, यहाँ पे भी 10 है, बट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकली दे आर इक्वल बट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स दे डिफर। ऐसे यहाँ पे न्यूमेरिकली दे आर इक्वल, 1 यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी, ठीक है ना। So in terms of numerical values they are equal, in terms of numerical values they are equal, but in terms of units there is a huge difference. So this is gram atomic mass, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम देखेंगे बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो हमारे पास है अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा जो एटम होता है उसका एटॉमिक मास होता है, अगर हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो उसका जो मास होगा दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, उसका जो मास होगा दैट्स मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास है वाटर, ये एक मॉलिक्यूल है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका जो मास होगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास, इसका जो बेटा मास होगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं बेटा, तो हम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम जो एटॉमिक मास एलिमेंट्स का है इस मॉलिक्यूल में उनको ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है एक का है एक, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हम लिखेंगे 2 × 1 प्लस, ठीक है ना। ऑक्सीजन का है यहाँ पे 16, ठीक है ना, तो ये बन जाता है 2 + 16 दैट इज 18U। तो ये 18U क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना है, 18 यूनिट्स। और एक एग्जांपल है CaCO3, ठीक है ना, ये पहली एग्जांपल है मॉलिक्यूल के हवाले से। दूसरी एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, ये मॉलिक्यूल है, तो इसका मास जो होगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास, इसका मास जो होगा बेटा दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो किसके बराबर होगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैल्शियम है, इसका होता है 40, तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस, यहाँ पे कार्बन है ये है 1 तो इसका 12 प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन है ये 3 है, N2 1 का होता है 16, ठीक है ना बेटा। तो ये बन जाएगा 40 + 12 + 16 × 3 हो गई 48, ठीक है ना बेटा। तो ये बन जाएगा 40 + 48 एंड 12 दैट इज 60, तो 60 + 40 दैट इज 100U। तो ये 100U बेटा क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। 18U क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ठीक है ना। जब हम इस मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, सो इट बिकम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना बेटा। जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, इस को एक्सप्रेस करेंगे, ये है मॉलिक्यूलर मास बेटा। जब हम मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ये बन जाता है बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो अगर हम बात करेंगे एटॉमिक मास के हवाले से, सॉरी मॉलिक्यूलर मास के हवाले से, तो मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास यहाँ से, तो यहाँ से बेटा मैं लिखूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा, ऐसे ही HNO3 नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 18 यूनिट्स, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना निकला बेटा, 100 यूनिट्स, ठीक है ना। HNO3 का कितना है बेटा, HNO3 ये है 1 प्लस ये है 14 प्लस ये है 48, ठीक है ना। तो ये बन जाता है 63, तो ये 63 बेटा, ये 63 यूनिट्स। तो बेटा 18U क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास किसका, वाटर मॉलिक्यूल का।
100 यूनिट्स क्या है बेटा, ये है मॉलिक्यूलर मास किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना। 63 यूनिट्स क्या है बेटा, ये है मॉलिक्यूलर मास किसका, ये है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है ना। तो यहां से मैं लिखूंगा इनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 18 ग्राम्स, ठीक है ना। यहाँ पे इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 100 ग्राम्स, तो यहाँ पे इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है बेटा 63 ग्राम्स, ठीक है ना। तो ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनका, तो यहाँ से ये है मॉलिक्यूलर मास। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, ये बन जाता है बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास हमने देखा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने देखा, तो उस एतबार से अब हम देख सकते हैं कि एक ग्राम एटॉमिक मास जो होता है सब्सटेंस का, उसमें कितने एटम्स होते हैं, उसमें कितने एटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अब टॉपिक है, अब जो टॉपिक है, तो हम अब देख सकते हैं कि जो मोल कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो मोल कंसेप्ट को समझने के लिए पहले इन बेसिक चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। तो हमने आज देखा ग्राम ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑन मोल कंसेप्ट, ठीक है ना। उसके बाद इस यूनिट में दिखाऊंगा मैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि मैं उठाऊंगा यूनिट नंबर 3, जो आपकी मर्जी होगी। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है कमेंट कीजिए, 11th क्लास के स्टूडेंट्स, आप कमेंट कीजिए कि कौन सा यूनिट हम उठाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट्स रेस केमिस्ट्री। फ़ायदा उठाने के लिए आपको डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना है, कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर्स को देखना है। तो अगर आप एक वीडियो लेक्चर को देखोगे, एक को स्किप करोगे, डेफिनेटली जो आने वाला वीडियो लेक्चर होगा उससे फिर आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको फ़ायदा उठाना है इन वीडियो लेक्चर से, डेफिनेटली व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट टू यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू नीड टू watch this channel continuously for the continuously video lectures, so that you can get benefited, and by suggesting other students to subscribe my channel, so that they would also get benefited. And this is my suggestion from my side, and I would be waiting for your comments, what we have to do. And after this completion of mole concept, after completion of inshallah empirical and molecular formula, how we can determine the two, and those two topics are very important in the first unit. And after that we are going to uh, take unit number, I think I will start unit number 3rd, and but I would be waiting for your response, which unit should we start. So for that I would be waiting for your response. Please do comment for the next lectures. Thanks for watching.